देश के प्राकृतिक संसाधनों के मालिक क्यों हैं? कुछ ही लोग देश के खेतों के मालिक क्यों हैं? उसमें देश के गरीब लोग, उपेक्षित लोग, शोषित लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मालिक क्यों नहीं हैं? जिसकी खेत की जमीन एक्वायर होती है उनको तो करोड़ों रुपए का मुआवजा मिल जाता है, लेकिन जो आदिवासी, जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग जंगलों के मालिक थे, हजारों साल जिनकी पुश्तें जिस जमीन पे गुजर गई, वहां से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए उन जनजाति के लोगों को विस्थापित किया जाता है और मुआवजा तक भी नहीं मिलता। क्यों? क्या इसे न्याय कहेंगे? क्या ये चुप्पी ठीक रहेगी? क्या न्याय की लड़ाई में जाति और धर्म पूछ के लड़ी जाएगी? क्या न्याय सबको नहीं मिलना चाहिए? अभी आपने देखा पिछले दिनों देश के सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया कि कोई भी अगर हेट स्पीच दे, किसी को आतंकित करने वाला भाषण दे, किसी को डराने वाला भाषण दे, तो उनके खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करना होगा, चाहे कोई कंप्लेंट आए या ना आए। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो मुकदमा दर्ज करे। लेकिन हम देख रहे हैं बड़े बड़े मोटे पेट वाले जो देखने में वस्त्रों से साधु दिखते हैं, लेकिन भाषण से और भाषा से आतंकवादी दिखते हैं। ऐसा लगता है लोगों के मेहनत की कमाई को खा खा के वो लोग इतने मोटे हो गए हैं, और जिस तरह डराने वाली वो भाषण देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, डराते हैं लोगों को, धर्म और जाति के नाम पर डर पैदा करते हैं उनके भाषणों पर। और बीजेपी के सांसद किसी धर्म विशेष के लोगों को डराने वाला जो भाषण दे रहे हैं, उनके भाषण के बाद जो पुलिस को मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ना तो वो पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है। और जिस सर्वोच्च न्यायालय का खुद का अपना निर्णय है, अभी 25 दिन पहले का है, कि जो भी हेट स्पीच दे, डराने वाले भाषण दे, पुलिस को उसमें खुद मुकदमा दर्ज करना होगा। और अगर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती तो सर्वोच्च न्यायालय उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू करेगा। तो इन घटनाओं में ना तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है और ना ही अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई है। हम लोग देख रहे हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का खुद का वर्डिक्ट का मान सम्मान और इज्जत होगी या नहीं होगी? क्या डराने वाले लोग इसी तरह डराते रहेंगे? अरे जरा सोचो, हम लोगों ने इस बात का सर्वे करवाया था कि देश के अंदर जितने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजेज हैं, देश के अंदर जितने सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर हैं, जितने देश के अंदर सीनियर IAS IPS ऑफिसर्स हैं, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं? हमारे सर्वे में निकल कर आया कि वो 98% सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजेज, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। तो फिर भाई ये बताओ, इसका मतलब सरकारी स्कूल अच्छे थे कि नहीं थे? तो जब सरकारी स्कूल इतने अच्छे थे कि सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए ही लोग 98% सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बने, सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए 98% लोग प्रोफेसर बने, जज बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, तो फिर ये प्राइवेट स्कूल क्यों खुले? फिर धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर क्यों किया? ये साजिश किसने की और ये साजिश किसके खिलाफ की? क्या इस बात को आप लोग समझोगे कि नहीं समझोगे? लड़ाई को आप इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि आप ना तो सच को जानते हो और ना सच को जानने का प्रयास करते हो। और फिर उसके एक कदम आगे कहूं तो सच जान भी लो तो सच को मानते नहीं हो। अरे ये वही लोग हैं जिन लोगों ने हजारों साल तक देश के 90% लोगों को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। ये वही लोग हैं जिसने 3500 साल तक देश के 90% लोगों को व्यापार करने पर और संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत के लोगों को 4 वर्णों में और हजारों जातियों में बांट दिया। ये वही लोग हैं जिनसे अगर पूछो तुम्हारा वर्ण क्या है, तो जो वो अपना वर्ण बताते हैं
अगर उनसे पूछो तुम्हारी जाति क्या है, तो जाति भी वही बताते हैं। वर्ण भी ब्राह्मण, जाति भी ब्राह्मण। वर्ण भी क्षत्रिय, जाति भी क्षत्रिय। वर्ण भी वैश्य और जाति भी वैश्य। लेकिन फिर शूद्र कौन है? तो सब चुप। शूद्र तो अपने आप को शूद्र मानता नहीं है। वो अपनी हजारों जातियां गिना देता है, और जिस क्षण वो अपनी हजारों जातियां गिना देता है, तो वो लगभग 90%, 88% होने के बावजूद वो हजारों जगह बट जाता है। और 12% लोग के 3 वर्ण और 3 जाति हैं, तो वो एकजुट हो जाता है। वही देश के 90% संसाधनों का मालिक बन बैठा है। वही देश के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों में जज बन बैठा है। वही भारत के सचिवालय में सचिव के तौर पर भारत के जनता के लिए योजना तैयार करता है। तो जो न्याय के मंदिर हैं, वहां न्याय देने वाले लोगों में आपके समाज के 90% लोगों की भागीदारी नहीं है। जो देश का व्यापार कर रहे हैं, जिनके हाथों में देश का 90% धन और संसाधन है, उनकी संख्या 10 से 12% है। तो भाई, देश के जो दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग जो अपने आप को मूल निवासी कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप देश की जमीन के मालिक क्यों न बन पाए? आप देश में व्यापार में मालिक क्यों न बन पाए? आप देश के प्राकृतिक संसाधनों के मालिक क्यों न बन पाए? आप देश की संपत्ति का मालिक क्यों न बन पाए? जब तक आप इस सच को नहीं जानोगे, जब तक आप लोग जातियों में बटे रहोगे, जब तक आप अपने पूर्वजों के धम्म को, तथागत बुद्ध का धम्म जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री की बात करता है, जिसने पूरे दुनिया को भारत से मानवता और शांति का संदेश दिया, जिस बुद्ध के धम्म को पूरे दुनिया ने ग्रहण किया और तरक्की के मामले में आगे निकल गए, उसी बुद्ध के धम्म को भारत में निस्तेनाबूद किया गया। बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई गई, 84,000 बौद्ध मठ तोड़े गए और बौद्ध साहित्य जलाया गया। वो उसको हजारों टुकड़ों में बांट दिया, उसने ही जातियों में बांटा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि अमेरिका में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, इटली में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, स्पेन में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, रसिया में जाति नहीं है। जब पूरे दुनिया के अंदर जाति नहीं है, तो जाति केवल और केवल भारत में क्यों है? और ये जातियां किसने बनाई? और इन जातियों के बनने से किसको फायदा हुआ और इन जातियों की वजह से किसको नुकसान हुआ? जब तक आप लोग इस सच को नहीं जानोगे कि किसने जातियां बनाई, कौन जाति बनने से फायदे में है और किसको जातियों में बटे रहने से नुकसान है, तब तक आप समाज को जोड़कर एकजुट नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप समाज को जोड़कर एकजुट नहीं कर पाएंगे, तब तक अपने न्याय की लड़ाई को भी आप जीत नहीं पाएंगे।